अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले ये हम चर्चा कर लें। तो इस गद्यांश में आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 4 क्वेश्चन पूछे जाने का प्रावधान है। एक है इसमें गद्यांश का संक्षेपण, दूसरा है उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सिलेबस आपके सामने बता दे रहे हैं कि एक आपसे इसमें पूछा जाएगा संक्षेपण, जो गद्यांश दिया होगा उसका एक संक्षेपण पूछा जाएगा। दूसरा जो यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा वो है गद्यांश से संबंधित प्रश्न। जो भी गद्यांश दिया होगा तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा जो यहां पर है वो आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी। रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी। और चौथा एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उपयुक्त शीर्षक। शीर्षक ही नहीं देना है, वो शीर्षक की उपयुक्तता भी होनी चाहिए, वो शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए। ये 4 प्रश्न आपसे पूछे जाने का सिलेबस में प्रावधान है। कौन कौन से प्रश्न? ये 4 प्रश्न। गद्यांश के बारे में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। उन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ये प्रश्न है वो बहुत आसानी से सही हो जाएगा। वो कौन सी बातें हैं? उन बातों को पहले मैं आपको बता दूं। गद्यांश आपके सामने जब भी आए, सबसे पहले गद्यांश को कम से कम 3 बार आप पढ़िए। अधिकतर लोगों का मानना यह होता है कि मुझे तो एक ही बार में समझ में आ जाता है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहा करिए। अपठित गद्यांश है, बार बार नहीं पढ़ेंगे तो अपना जो ज्ञान है उसको उसमें आप डाल देंगे, और अपना ज्ञान जैसे डालेंगे अपठित गद्यांश के पैरामीटर्स पे वो बेकार हो जाएगा आपका आंसर। 3 बार पढ़ने का मतलब यह है कि जो गद्यांश में बातें कही गई हैं, गद्यांश की समझ आपको हो जाए। कम से कम 3 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उसको बस पढ़ गया, आपने कोई नॉवेल की तरह उसको पढ़ लिया। प्रश्नों का उत्तर देना है, संक्षेपण करना है, गद्यांश संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी, उपयुक्त शीर्षक देना है। तभी दे पाएंगे जब कम से कम इसको आप 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने की सलाह केवल इसीलिए दी जाती है। और जब आप इसको पढ़िए, और ये 3 बार ही नहीं, अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है तो 4-5 बार पढ़ लीजिए इसको। और जब आप इसको पढ़िए तो पढ़ते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ये पैराग्राफ कह क्या रहा है। लेखक जब इसको लिख रहा था तो लेखक का उद्देश्य क्या था, लेखक क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, इसको ढूंढने की कोशिश करिए। और ये पैराग्राफ पढ़ते समय 5W जो मैं बताया था आपको, ऐसे की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, 5W कब, कहां, क्यों, कैसे, है ना, इनको आप लगाइए। क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। जब पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ में कोई बात कही है कि फला चीज का प्रकार बताया जा रहा है, फला चीज का आपको कुछ विशेषता बताई जा रही है, कोई घटना बताई जा रही है कि कब हुई थी, फिर घटना बताई जा रही है क्यों हुई थी, तो आप उसको ये 5W लगाकर बार बार ये जानने की कोशिश करिए कि हर एक लाइन में वास्तव में वो कहना क्या चाह रहा है। और अवतरण में जो भी बात दी हुई है उसके केंद्रीय विषय होता है हर एक अवतरण का, तो वो थीम जो है, हिंदी में उसको कहते हैं केंद्रीय विषय, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो केंद्रीय विषय को आप तलाशने की कोशिश करिए। लेखक क्यों लिख रहा है उसका, या किसी, अधिकतर ये जो अवतरण होते हैं वो किसी बुक से लिए जाते हैं, किसी लेख से लिए जाते हैं, या किसी, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम के लिए ऐसे बनाए जाते हैं, अधिकतर वो किसी बुक, लेख या कहानी या उपन्यास या ऐसा कुछ थीसिस है वहां से लिया जाता है, जहां पर उसके बारे में आगे पीछे और बहुत सारी बातें कही गई थी, बीच का ये ले लिया गया है। तो अगर ये बीच का लिया गया है तो केंद्रीय विषय कुछ उसका होगा। और आप सोचिए कि इसके पहले क्या होगा या इसके बाद क्या होगा, या वास्तव में ये जब लिखा गया होगा तो पाठक के मन में ये बात, आप पाठक हैं, पाठक के मन में ये बात आनी चाहिए कि इसका पर्पज क्या था, क्या पर्पज था, है ना। और इसमें जब भी आपको कोई लेख ये पढ़ने दिया जाएगा अपठित गद्यांश,
तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि इसका अपनी तरफ से जो आपका नॉलेज है, जो आप खुद जान रहे हैं, वो नॉलेज आपको इसमें नहीं डालना है। तो इसको निष्पक्ष, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर पढ़ना है। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ये वर्ड ज्यादा इसके लिए सही है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपसे एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, या भूगोल के संबंध में या इतिहास के संबंध में कोई पैराग्राफ दे दिया गया है, और आप इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, अकबर बीरबल और जितने भी किरदार हैं इतिहास के और समुद्रगुप्त हैं, सब आपके आंखों के सामने नाचा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आंखों के सामने नाचने वाला आंसर नहीं देना है। आप हो सकता है बहुत अच्छे भूगोल वेत्ता हो खुद में, आप हो सकता है साइंस के बहुत बड़े जानकार हो, और यहाँ पर साइंस टेक के बारे में आपको कोई ये पैराग्राफ दे दिया गया है, अपठित गद्यांश दे दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? अपठित गद्यांश। यानी कि इसको आपको पहली बार यहां पर पढ़ना है, और जो यहां पर कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये चार प्रश्न, ये जो चार प्रश्न हैं, ये चार प्रश्न आपके सिलेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं। यही यानी कि क्वेश्चन तो एक होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन इसके जो चार खंड है, ये चारों खंड अति महत्वपूर्ण है। काका गागा करके आपसे पूछे जाएंगे, और इन चारों खंडों को आप बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत ही सीरियसली लीजिए, प्रैक्टिस करके इसकी जाइए, ठीक है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातों को आप दूसरे राउंड में, जब एक राउंड पढ़िए उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बात है, जो बातें हैं या जो तथ्य दिए हुए हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उनको आप क्या कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। और एक इसमें प्रश्न ही है रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो वो तो रेखांकित आपको मिलेगा ही, लेकिन टिक कर लीजिए, कुछ इसमें कर लीजिए कि जब हम संक्षेपण करेंगे, जब हम शीर्षक देंगे, तो उसके बारे में सोचकर, या गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके बारे में सोचकर तभी हम, यानी कि उन बिंदुओं के बारे में सोचकर तभी हम उत्तर उसका देंगे। बात समझ में आ रही है? इतना तो आपको जैसे ही पेपर करते समय आपको ये गद्यांश मिलेगा, इतना काम कर लेना है, और इतना करने के बाद में फिर प्रश्न को देखना है, और प्रश्न को देखने के बाद में फिर तो आपको पढ़ पढ़ के उसको लिखना ही है। इतना काम करने से पहले इस गद्यांश को छूना महापाप है, और पाप ऐसी चीज होती है जो नुकसान करती है। तो ये पाप आप ना करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसका सार निकाल लेंगे, और उसके बाद में आप इसको करेंगे। अब बात आती है संक्षेपण की, और संक्षेपण में सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि संक्षेपण को कैसे लिखा जाए। एक एक करके इसको हम समझेंगे, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, और यहां पर कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। चलिए सबसे पहले हम संक्षेपण के बारे में देख लेते हैं कि संक्षेपण आपको कैसे करना है, और संक्षेपण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, जैसे भी आप इसको ले लीजिए। संक्षेपण का मतलब यह है संक्षेप में होना। संक्षेपण का अगर अर्थ देखा जाए तो कोई भी चीज संक्षेप में जब होती है, संक्षेप में होना इसका सबसे बड़ा गुण है। कितना संक्षेप, कितना संक्षेप होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें खूब कंफ्यूजन रहता है। 1/3, मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ आपको 270 शब्दों का दिया हुआ है, तो आपका जो संक्षेपण होना चाहिए वो 90 शब्द का होना चाहिए, नियर अबाउट। 10% की छूट, थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संक्षेपण का वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन लगभग 1/3 कर दिया जाता है। तो जहां पर लगभग शब्द है वहां 10% आपको छूट मिलती ही है। संक्षेपण करते समय जो भी मूल बातें हैं, हर पैराग्राफ की कुछ मूल बातें होती हैं, उनको अवश्य लिखना है, उनको छोड़ना ही नहीं है। मूल बातें, मूल तथ्य न छूटे। तो संक्षेप कैसे होगा? संक्षेप ऐसे होगा कि उस पर जहां भी आपको उदाहरण दिए होंगे, जहां पर सपोर्ट के लिए जो तथ्य दिए होंगे, जहां पर मुहावरे दिए होंगे, जहां पर लोकोक्तियां दी होंगी, जहां पर व्याख्या कुछ करके दी होगी, इन सब को आपको क्या करना है? हटा देना है। मान लीजिए कि कोई बात कही गई, और कोई बात कहने के बाद में उसके सपोर्ट में एक आपको क्या कर दिया गया, सपोर्ट में आपको एक उदाहरण दे दिया गया और उदाहरण से समझाया गया, या वहां पर एक मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग हुआ जिसके माध्यम से लेखक चाह रहा है कि पाठक और अच्छे से समझ जाए। संक्षेपण जब करेंगे तो इन सबको हटा देंगे, ऐसा इसमें यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही ये शार्ट होगा। और इसका तरीका यही है कि बार बार पढ़ के इसका जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया जो होता है, केंद्रीय भाव, वो आप निकालें, और केंद्रीय भाव जैसे निकल आएगा
तो आप संक्षेपण कर लेंगे बहुत आसानी से और दिक्कत नहीं होगी। जो भी अलंकारिक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, जो भी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है, उसको हटा दीजिए और बिल्कुल सरल शब्दों में सहज शैली आपकी होनी चाहिए, भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत घटिया किस्म के शब्द आप इस्तेमाल कर ले, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। अच्छे शब्द भी सरल होते हैं, है ना। अच्छे शब्द, जैसे मान लीजिए कि आप रेल कह रहे हैं तो रेल भी अच्छा शब्द है, लौपत ग्रामीणी लिखना कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। कभी कभी हिंदी के कुछ शब्दों से बड़ी चिड़ती होती है कि ये इतने कठिन क्यों बनाए गए, है ना। तो थोड़ा बहुत आप कम ज्यादा लिखिए, वो माफ हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय भाव अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी है, शार्ट करने के लिए आप सामासिक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। समास हमने आपको पढ़ाया है। आप यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमने यहाँ पर कराया है, या आपने पहले पढ़ा होगा, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बात लंबी चौड़ी कही गई है और उसके लिए एक वर्ड यूज कर लीजिए तो आसानी से हो जाए, तो वो काम आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कम शब्दों में आप ज्यादा बातें कर पाएंगे और संक्षेपण भी आपका पूरा हो जाएगा और कोई चीज छूटेगी नहीं, है ना। संक्षेपण करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक रफ कर लीजिए और रफ करके उन बातों को पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या आपको लिखना है, फिर उसका फेर करिए। रफ करने के बाद में काउंट कर लीजिए कि कितने शब्द हुए, और काउंट करने के बाद में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो कुछ चीजें घटाकर बढ़ाकर आप उसको फिर इसको फेर करिए, है ना, फिर इसको फेर करिए। हर कॉपी में पीछे रफ की जगह होती है, वहीं पे मत करिए, पीछे साइड में इसको कर लीजिए। 1/3 में लिखना है। ये सब उदाहरण, तथ्य, मुहावरे, जो पोक्तियां, व्याख्या, सब हटा देना है। 1/3 का मतलब 10% प्लस माइनस आप कर सकते हैं। केंद्रीय भाव, है ना। और क्या करिएगा, ये पूरा लिखने के बाद में शब्द गिन के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि 90 शब्द, 89 शब्द, 75 शब्द, जो भी आप होगा लिखने के बाद में जहां पर आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पर लिख दीजिएगा। मैं भी उदाहरण जो कराऊंगा, एक क्लास उदाहरण की ओर लूंगा तो वहां पर बता दूंगा। केंद्रीय भाव बिल्कुल ना छूटे, सरल सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सामासिक शैली में लिखना चाहिए। अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे जो व्याकरण के चैप्टर्स हैं जिनको आपने पढ़ा है, उनका यहाँ पर खूब अच्छे से उपयोग करिए। दूसरा है गद्यांश से संबंधित प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सबसे सरल लगता है, ये टॉपिक जो है वो सबसे सरल आपको लगता है कि यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, आप कर देंगे। यहाँ पर गलती क्या होती है, अपनी जो जानकारी है, जो अपना ज्ञान है, तो अपना ज्ञान आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है। अपना ज्ञान जो है वो आपका बेकार है। जो भी पैराग्राफ में दिया हुआ है, जो भी इस गद्यांश में दिया हुआ है, उस गद्यांश के हिसाब से आपको लिखना है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है गद्यांश में, उसका उत्तर क्या है। भले ही आपके जहन में ये हो कि ये उत्तर तो इसका नहीं हो सकता, ये गलत है, लेकिन गद्यांश में अगर दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, गद्यांश के आधार पर, गद्यांश के आधार पर या गद्यांश के अनुसार ही ये उत्तर देना है। इसमें किसी तरीके की अपनी जानकारी का समावेशन नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन टू लाइन आपको प्रश्न मिलेगा तो उसको लाइन टू लाइन वैसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है। भाषा यहां पर भी अपनी ही होगी। ये जो सरल सहज और जैसी भी भाषा यहाँ है, ये सब आपकी होगी, गद्यांश की भाषा नहीं होगी। बहुत लोग गड़बड़ी ये करते हैं, कुछ लाइनों को बीच से हटाकर ऊपर नीचे की लाइनें कुछ मिलाकर और ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके संक्षेपण लिख के चले जाते हैं, मार्क्स उनको 10-20% मिल जाते हैं। आप इसमें सही से पैरामीटर्स पे लिखेंगे, आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यही काम यहां पर भी करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है। अपनी भाषा अगर आप उपयोग करेंगे, अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर ये चीजें जो भी पूछी जा रही है उसमें फुल मार्क्स आपको मिलने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। गद्यांश में जो उत्तर है उसी वाक्य को आप वहां से उठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको करना क्या, अपनी भाषा में उसको लिखना है। बहुत सरल है, लेकिन जिन बातों का ध्यान रखने के बाद में इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगली बारी आती है इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या की। इसमें आपको जो पैराग्राफ दिया होगा उसी में कुछ अंडरलाइन लाइंस दी होंगी, और ये जो अंडरलाइन लाइंस हैं इनकी व्याख्या आपको करनी होगी। इनकी व्याख्या करते समय कुछ बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी ये जो
मार्किंग है यहां पर भी 70-80%, 90% तक मार्किंग पहुंच जाएगी। ये इस पूरे, मैं मानता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन यहां पर व्याख्या करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पहले 3-4 बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद में फिर जहां से लाइन उठाई गई है तो उसको आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जरूरी है कि पंक्ति का अर्थ समझें, पंक्ति का अर्थ समझें जो दी हुई है, जो भी लाइन दी हुई है उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। जो वहां पर शब्द दिए हुए हैं, शब्द का अर्थ आप निकालने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है? आप ये अर्थ अगर निकाल लेंगे, और इसके लिए आपको हो सकता है संधि विच्छेद करना पड़े, शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना पड़े। हो सकता है आपको इसके लिए भाव भी लगाना पड़े कि क्या भाव है इसका, डायरेक्टली अर्थ आपको ना पता हो तो भावात्मक अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रश्न का जब भी उत्तर दीजिए तो ससंदर्भ दीजिए। आप वो लाइन उठाइए, उसको लिखिए स्टार्टिंग वर्ड, मान लीजिए कि कुछ कहा जा रहा है कि खगोल शास्त्र में डॉट 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 है ना होता है, यहां लिखिए, फिर लिखिए ससंदर्भ व्याख्या। और संदर्भ व्याख्या का मतलब यह है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहां पर आपको ये नहीं पता है कि इसका राइटर कौन है, यहां पर ये नहीं पता है कि आपको ये जो लाइनें दी गई हैं, अगर ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है कि कहीं से आपने कोई पढ़ा था, मान लीजिए कि विजन 2020 आपने पढ़ा है, किताब कोई है और उस किताब से ये सीधा पूछा गया और आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। तो इतना ज्यादा रिस्क मत लीजिए। आप ऐसा करिए कि यहां पर लिखिए कि जो उपयुक्त पंक्तियां हैं, तो ऐसे लिखिए उपयुक्त पंक्तियां दिए गए गद्य अवतरण या अपठित गद्यांश से ली गई हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है जो पंक्ति में कहा गया है ना। फिर यहां पर लिखिए, यानी कि ससंदर्भ व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे, तो इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नहीं तो आप लिखिए संदर्भ पहले, और संदर्भ में क्या कह रहा है लेखक इसको लिखिए, और फिर लिखिए व्याख्या, और व्याख्या करिए। व्याख्या कैसे करेंगे और कितनी करेंगे, मान लीजिए कि ये लाइन दी हुई है कुछ भी, और इसमें टोटल 15 शब्द है, तो इसकी जो व्याख्या होगी ये गुणे 3 हो जाएगी। जस्ट जो संक्षेपण हुआ था उसका उल्टा, वहां पर 1/3 हुआ था, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 45 शब्दों में आप इसकी व्याख्या लगभग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी बिल्कुल गिने जाएंगे सब, 45 शब्दों के आसपास ये व्याख्या आपकी हो जाएगी। और इस व्याख्या में आप क्या करेंगे, जो जो चीज यहाँ पर हटाए थे, उदाहरण, तथ्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, इसको यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। और अगर ऐसी आपको कोई जानकारी है उससे मिलती जुलती जो किसी लेखक ने या कोई किसी ने कहा है, आपके पास अनुभव है, तो उसको भी वहां एक लाइन में डाल देंगे। फिर अगर हो सकेगा तो यहाँ पर भाषागत सौंदर्य लिखेंगे, भाषागत सौंदर्य लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं इसको लिखना, लेकिन संदर्भ और व्याख्या जरूर करिए। क्या इसमें विशेषता है ना, भाषागत सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य, तो इसमें साहित्यिक सौंदर्य आप कर दीजिए, भाषागत छोड़ दीजिए, साहित्यिक सौंदर्य लिख दीजिए। और साहित्यिक सौंदर्य में 1-2 बातें लिखिए कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये कैसे प्रयोग शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है या तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तत्सम बहुल भाषा है या तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तद्भव बहुल भाषा है, इस तरीके की बातें लिख के और इसको समाप्त करिए। बात समझ में आई है? इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे, 3 गुने में करेंगे, उदाहरण, लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी हैं जो यहाँ पर आपने हटाया था संक्षेपण में, यहाँ पर और डालने की कोशिश करेंगे। इसी कारण से ये 15 शब्द से 45 शब्द हो जाएगा। लेकिन जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी के आधार पर रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। आप अपना ज्ञान यहाँ पर नहीं डालेंगे। आप बहुत बड़े ज्ञानी मत बनिए, ज्ञानी बनने से नुकसान हो जाएगा। आप थोड़ा सा बेवकूफ बने रहिए, वो ज्यादा सही है। लेकिन बेवकूफ आप है तो है नहीं, आप है होशियार, होशियार नहीं, आप स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करिए। और स्मार्ट व्यक्ति वो काम करता है, कौन काम करता है, जो काम उससे कहा जाता है। वो अपने मन से कुछ नहीं करता। जैसे स्मार्ट टीवी होती है, जो आप कहेंगे वो कार्यक्रम वो चलाएगी, जिस चीज से कनेक्ट करेंगे। वो स्मार्टफोन भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि वो फीचर्ड है, जो करना है वही करेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, मैं लिखूंगा वही जो मुझे आता है। ये वाली चीज सही नहीं होती है। लिखूंगा मैं वही जो मुझे आता है, तो नंबर भी मैं वही दूंगा जो मुझे देना है। एग्जामिनर ऐसा करेगा। तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे अपनी भावनाओं पे। आप अपने ज्ञान को दरकिनार करके अपठित गद्यांश में जो भी जानकारी दी हुई है
जो भी यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर इन समस्त प्रश्नों का उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही? उपयुक्त शीर्षक, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर, जिसको पढ़कर पूर्ण समझ हो जाए कि वास्तव में इसमें कहा क्या जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था। अगर ये समझाने में शीर्षक के माध्यम से आप सफल हो गए तो वो शीर्षक सबसे अच्छा है। शीर्षक के लिए सबसे जरूरी बात है कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, यथासंभव छोटा होना चाहिए। जितने कम शब्द हो सके उतने कम शब्दों का इस्तेमाल आप शीर्षक में करिए। शीर्षक सकारात्मक होना चाहिए। और एक चीज और है, जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसकी जो सकारात्मक बातें हैं, तो सकारात्मक बातों को आप क्या करेंगे, ज्यादा इन पर बल देंगे और नकारात्मक बातों को कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज करेंगे। तो सकारात्मक शीर्षक होना चाहिए और शीर्षक छोटा होना चाहिए, शीर्षक सारगर्भित होना चाहिए और शीर्षक बहुत व्याप्त नहीं होना चाहिए। व्याप्त का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि बात हो रही है ग्रह और नक्षत्रों पे और आपने शीर्षक दे दिया भूगोल। ग्रह नक्षत्र भूगोल का एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र कंप्लीट भूगोल को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। बात हो रही है अकबर पे, आपने डाल दिया शीर्षक मध्यकालीन इतिहास, तो ये गलत हो गया। अकबर में भी बात किस पे हो रही है, अकबर के अंदर जाइए, जो पैराग्राफ पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अकबर की भी स्थापत्य कला पे बात हो रही है, या स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड कोई है, या एनवायरमेंट से कोई रिलेटेड है। मान लीजिए एनवायरमेंट में आपसे बात की जा रही है उस पैराग्राफ में जो वायु प्रदूषण है और आपने उसका शीर्षक दे दिया प्रदूषण, तो ये शीर्षक गलत है। जो बात कही जा रही है उससे रिलेटेड, अगर वायु प्रदूषण के बारे में बात की जा रही है तो वायु प्रदूषण एक खतरा, और शीर्षक ऐसे लिखिए शब्दों को, जैसे वायु प्रदूषण एक चुनौती, अगर मान लीजिए कि ऐसा शीर्षक देना पड़े, और इसको शीर्षक को इन्वर्टेड कामा में आप डाल दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, और कोशिश करिए कि एक ही शीर्षक दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है ये भी, और बहुत कंफ्यूज है आप दोनों में से क्या लिखे, तो इसको लिखे या दूसरा लिख दीजिए। लेकिन 90% 99% आपका प्रयास ये होना चाहिए कि एक ही शीर्षक आप लिखिए। बात समझ में आ रही है? शीर्षक को इग्नोर, अब जब हम पैराग्राफ करेंगे तो ये सब चीजें आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप शीर्षक इस तरीके से चुनिए कि व्यापक हो, शीर्षक इस तरीके का हो जैसे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सारी बातें कह दी गई है। शीर्षक ऐसा हो कि जो बात उसमें कही गई है उसको समाहित किया रहे, लेकिन छोटा हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक शब्दों ना नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। कोई अगर उससे खतरा भी है या नकारात्मकता है तो उसका इस्तेमाल मत करिए। इससे आपकी पॉजिटिविटी दिखती है, इससे ये पता चलता है कि आप किसी भी मुद्दे को कितना सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। तो शीर्षक के खोज में आपको यह काम करना है और शीर्षक के लिखते समय आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। लेकिन ये सारे काम तभी संभव हो पाएंगे जब आप पूरे पैराग्राफ को 4-5 बार पढ़ पाएंगे। 3 बार कम से कम पढ़ेंगे और 3 बार पढ़ने के बाद में आप पूरा सार निकाल लेंगे, तभी ये हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए कि बस हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ा, तो नहीं हो पाएगा। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव पूरे अवतरण पर हो। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के पूरा मैटर समझ में आ जाए, लेकिन जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा। ठीक है? शीर्षक जो है वो एक अवधारणा को व्यक्त करना होना चाहिए, है ना? अगर एक से अधिक है तो वहां पे भी आप क्या कहेंगे कि अथवा लगा के लिखेंगे, लेकिन अगर एक में ही आपका काम चल जा रहा है तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो शीर्षक में ये जो संक्षिप्तता का गुण है, शीर्षक में जो आप कह सकते हैं कि सारगर्भितता का गुण है, शीर्षक में सकारात्मकता का जो गुण है, ये सारा कुछ समावेशन होना चाहिए। तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ कि कैसे कैसे ये क्या करें, जिससे कि आपको ध्यान रहे। 1-2 बार आप देख लेंगे कि क्या नियम है इसके। लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास, एक उदाहरण, 1-2 उदाहरण देके आपको बता दूंगा। तो आप पढ़ते रहिए, सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो रहा है, टेस्ट भी आपके होने वाले हैं, थोड़ा सा टेस्ट को इसीलिए रोका गया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।